श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी किराकत जौनपुर संस्था के ऑनलाइन कक्षा में सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपने मूल प्रभाज के बारे में जाना। मूल प्रभाज क्या है, उसके लिए सूत्र स्थापित किया। उस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न हल किया गया और उस पर आधारित कुछ और भी आंकिक प्रश्न हैं जिनको हल किया जाएगा, जिसमें नंबर 1 उदाहरण है पहला। 92 ग्राम एथिल एल्कोहल और 72 ग्राम जल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। एथिल एल्कोहल की मात्रा दिया है कितना, 92 ग्राम, और जल की मात्रा दिया है 72 ग्राम। तो मिश्रण में दोनों का क्या ज्ञात करना है, मोल प्रभाज ज्ञात करना है। अब देखिए, ये जो विलयन बना है, मिश्रण बना है, इसमें दो पदार्थ हैं, एथिल एल्कोहल है और दूसरा पदार्थ क्या है, जल है। दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हैं, एक जैसी हैं। एथिल एल्कोहल भी द्रव है और जल भी क्या है, द्रव है। तो इसमें कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन विलेय पदार्थ है, कौन विलायक? क्योंकि जब दोनों की भौतिक अवस्थाएं एक जैसी हों तो उसमें जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है और जिसकी मात्रा कम होती है वह क्या होता है, विलेय पदार्थ। तो यहाँ पर दोनों की भौतिक अवस्थाएं एक जैसी हैं। एथिल एल्कोहल द्रव है, जल है वह भी द्रव है। तो जिसकी मात्रा अधिक होगी वह क्या होगा, विलायक होगा। अर्थात यहाँ पर इस प्रश्न में एथिल एल्कोहल की मात्रा 92 ग्राम है और जल की मात्रा कितना है, 72 ग्राम। अतः जल विलेय पदार्थ होगा और एथिल एल्कोहल क्या होगा, विलायक पदार्थ होगा, क्योंकि एथिल एल्कोहल की मात्रा अधिक है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर आप जानेंगे कि कौन विलेय है और कौन विलायक है। उसके आधार पर हम उसका मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। तो दिया है विलेय। विलेय में क्या है, जल है। की मात्रा W बराबर 72 ग्राम। 72 ग्राम। H2O यानी जल का अणुभार नहीं पता है, ज्ञात कर लीजिए। H2O का अणुभार क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, इसके 2 परमाणु है तो 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा, 18। तो जल का अणुभार कितना हो गया, 18। तो जल यानी विलेय के मोलों की संख्या या जल के मोलों की संख्या, यहाँ से क्या ज्ञात कर लेंगे, जल के मोलों की संख्या। H2O कोष्टक में जल लिख लीजिए के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर W/m, या n बराबर W का मान दिया है 72 बटे अणुभार कितना है, 18। 18 चौक 72, तो इसमें मोलों की संख्या कितनी आ गई, 4। जल के मोलों की संख्या पता हो गई। अब विलायक, विलायक में क्या है, एथिल एल्कोहल C2H5OH की मात्रा
W बराबर दिया है, कैपिटल W से डिनोट करेंगे। कैपिटल W बराबर दिया है 92 ग्राम। एथिल एल्कोहल CTH5OH का अणुभार बराबर कार्बन का 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 5 परमाणु है प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 इक्वल टू 12 दूना 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 1 6 1 7 5 12 4 16 6 1 2 1 3 1 4 46। तो एथिल एल्कोहल का अणुभार कितना हो गया 46। कैपिटल एम पता हो गया 46। तो एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या एथिल एल्कोहल क्या है विलायक एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या कैपिटल एन बराबर कैपिटल W बाई कैपिटल एम इक्वल टू कैपिटल W कितना है 92 ग्राम बटे कैपिटल एम कितना है 46। 46 दूना 92, तो इसके मोलों की संख्या कितनी हो गई 2। ये कैपिटल एन मोलों की संख्या कितनी हो गई 2। तो मिश्रण में एथिल एल्कोहल जो विलायक एथिल एल्कोहल है इसके मोलों की संख्या कितनी हो गई 2 और जल के मोलों की संख्या कितनी हो गई 4। अब क्या काउंट कर लेंगे मोल प्रभाज। ठीक है, ऊपर से नोट कर लिए हैं तो इसको मिटा रहे हैं। दोनों का मोल प्रभाज याद करना है तो सबसे पहले किसका निकालेंगे मोल प्रभाज विलेय कोष्ठक में जल का मोल प्रभाज इक्वल टू n अपान n प्लस कैपिटल N। n क्या है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितनी है 4 बटे स्मॉल n 4 प्लस कैपिटल N कितना 2 6 बराबर 4 बटे 6 भाग दे दिए 0.40 हो जाएगा 0.66। तो मिश्रण में जल का मोल प्रभाज कितना हो गया 0.66। अब लिखेंगे एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज जिसका मोल प्रभाज हमको ज्ञात करना होता है उसके मोलों की संख्या बटे मिश्रण में कुल मोलों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं, वही मोल प्रभाज है। तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज क्या सूत्र हो जाएगा कैपिटल N बटे N प्लस कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल N कितना है 2 है बटे N प्लस कैपिटल N तो N का मान 4 प्लस कैपिटल N का मान 2 बराबर 2 बटे 6 डिवाइड करेंगे 0.33। तो यहाँ से एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज कितना हो गया 0.33। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे मिश्रण में विलेय और विलायक जो है विलेय जल की मात्रा दिया है इसका अणुभार ज्ञात कर लेंगे और उसके मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। उसी प्रकार एथिल एल्कोहल की मात्रा दिया है, एथिल एल्कोहल का अणुभार ज्ञात कर लेंगे 46 आ गया, फिर इसके मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे 2 आ गया
और दोनों को अलग अलग मोल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया का 1 विलयन भार से 6% है। यहाँ पर दिया है भार से 6% है, अर्थात यदि मान लीजिए विलयन की मात्रा 100 ग्राम है तो विलयन के 100 ग्राम में यूरिया कितना ग्राम घुली है? 6 ग्राम। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए भार के अनुसार दिया है कि भारानुसार यूरिया कितनी है? 6% है। तो आपको इसमें दोनों का, यूरिया का और जल का, दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। जल की मात्रा नहीं पता है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? जल की मात्रा ज्ञात करेंगे। तो पहले जो दिया है इसको देखिए, तो लिखेंगे क्या? सॉल्व करेंगे। माना विलयन की मात्रा बराबर 100 ग्राम। यूरिया की मात्रा बराबर कितना? 6 ग्राम। तो विलयन 100, क्योंकि भारानुसार दिया है, प्रतिशत में दिया है, तो 100 ग्राम विलयन मान लिए। माना विलयन की मात्रा कितनी है? 100 ग्राम है, उसमें यूरिया कितना है? 6 ग्राम। तो 100 ग्राम में से यूरिया की मात्रा निकाल लेंगे तो किसकी मात्रा पता हो जाएगी? जल की मात्रा, जो विलायक की मात्रा होगी। अतः विलायक जल की मात्रा कैपिटल W बराबर, ये स्मॉल w है, कैपिटल W बराबर 100 - 6 बराबर कितना? 94 ग्राम। तो विलायक की मात्रा पता हो गया 94 ग्राम। अब दोनों चीज़ यूरिया और जल का अणुभार आपको चाहिए, क्योंकि मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो n बराबर W/m। तो जल और यूरिया दोनों की मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए। अतः इनका सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेंगे? दोनों का अणुभार, जल और यूरिया। तो यूरिया, इसका सूत्र होता है NH2CONH2। यूरिया का अणुभार, यूरिया है क्या? विलेय पदार्थ है, स्मॉल m द्वारा। अणुभार बराबर देखिए नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1/2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1/2 इक्वल टू 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 और प्लस 2। देखिए 2 4 2 6 6 12 2 14 2 16 4 20 0 2 1 3 1 4 1 5 1 6 60। इसका अणुभार यूरिया का कितना हो गया? 60। जल का अणुभार आपको पता ही है, जल का अणुभार कैपिटल M बराबर कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1/2 प्लस ऑक्सीजन का 16 इक्वल टू कितना? 18। कैपिटल M पता हो गया। अब यहाँ से विलेय और विलायक, जल और यूरिया,
विलायक पदार्थ जल और विलेय पदार्थ यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो विलेय यूरिया के मोलों की संख्या, बराबर W/m। W का मान दिया है, स्मॉल w कितना है 6 ग्राम है, और अणुभार इसका कितना आया यूरिया का 60, 6 दाह में 60 बराबर 0.1 मोल। तो यूरिया के मोलों की संख्या कितनी पता होगी 0.1 मोल। अब जल के मोलों की संख्या H2O के मोलों की संख्या ये स्मॉल n है, स्मॉल n बराबर 0.1। कैपिटल N ज्ञात करेंगे यहाँ से, कैपिटल W बाई कैपिटल M इक्वल टू कैपिटल W कितना दिया है 94 ग्राम बटे अणुभार कितना आया है 18, डिवाइड कर देंगे 18 पचे 90, 4 बचेगा, 18 दूना 36, 5.2 मोल। तो कैपिटल N का मान आ गया आपका 5.2 मोल। अब यूरिया और जल के मोलों की संख्या आपको पता होगी। अब दोनों का अलग अलग मोल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे। देखिए ऊपर से मिटा रहे हैं। तो सबसे पहले यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करिए। यूरिया क्या है विलेय है, यूरिया का मोल प्रभाज इक्वल टू N/N प्लस कैपिटल N बराबर N का मान स्मॉल n का मान कितना आया है 0.1 बटे 0.1 प्लस कैपिटल N का मान है 5.2 इक्वल टू 0.1 बटे ये हो जाएगा कितना 5.3, दशमलव हटा दीजिए 1/53। ये हो गया आपका 1/53। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0188 लगभग। तो आप भाग करके चेक कर लीजिएगा लगभग कितना आ जाएगा 0.0188। अब जल का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। H2O का मोल प्रभाज, H2O क्या है विलायक है, विलायक का मोल प्रभाज बराबर कैपिटल N/N प्लस कैपिटल N। कैपिटल N का मान आपको पता है कितना 5.2 बटे N स्मॉल n 0.1 प्लस कैपिटल N 5.2 इक्वल टू 5.2 बटे 5.3। हटा देंगे, दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 52/53। भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 520, तो ये हो जाएगा 0.98 लगभग आएगा। तो जल का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा 0.98। तो इस प्रकार मिश्रण में यूरिया और जल का मोल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में घोला गया। विलयन में पोटेशियम क्लोराइड का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। 7.45 ग्राम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड है, इसको 100 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन में पोटेशियम क्लोराइड KCl का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। तो दिया है, सबसे पहले जो दिया है इसको नोट कर लेंगे। दिया है KCl पोटेशियम क्लोराइड KCl की मात्रा बराबर 7.45 ग्राम। स्मॉल w है क्योंकि यह विलेय पदार्थ है। KCl का अणुभार निकाल लीजिए। KCl का अणुभार स्मॉल m बराबर पोटेशियम का 39 प्लस क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 इक्वल टू 5 9 5 14 4 हासिल 1 3 3 6 1 7 74.5 इसका अणुभार हो गया। अब विलेय जो KCl है, KCl के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। KCl के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर स्मॉल w बाई स्मॉल m। w का मान कितना दिया है? 7.45 ग्राम बटे ये कितना है? 74.5 ग्राम। तो दशमलव हटा दीजिए। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा कितना? 74.5 बटे 745 बराबर, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। तो स्मॉल n आपको पता हो गया पोटेशियम क्लोराइड के मोलों की संख्या। जल की मात्रा दिया है कितना? 100 ग्राम। H2O की मात्रा कैपिटल W बराबर 100 ग्राम। H2O का अणुभार आपको पता है, आपने कई क्वेश्चन में ज्ञात किया है। कैपिटल M बराबर कितना होगा? 18। तो H2O जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, चूँकि जल क्या है? विलायक है, इसलिए इसके मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर कैपिटल W बाई कैपिटल M। कैपिटल W का मान कितना है? 100 ग्राम बटे अणुभार कितना है? 18। भाग दे दीजिए 18 × 5 90, 5.55। तो कैपिटल N का मान आपको पता हो गया 5.55। जल के मोलों की संख्या पता हो गई आपको और पोटेशियम क्लोराइड के मोलों की संख्या। अब जो विलेय पदार्थ पोटेशियम क्लोराइड है इसका मोल प्रभाव ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए ऊपर से इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा तो लिखेंगे पोटेशियम क्लोराइड का मोल प्रभाव इक्वल टू n/n प्लस कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n कितना है? 0.1 है बटे 0.1 प्लस कैपिटल N कितना आया है? 5.5 इक्वल टू 0.1 अपान ये कितना हो जाएगा? 5.6। दशमलव हटा दीजिए, 1/56। अब इसको डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, अभी भी भाग नहीं जाएगा, 10 होगा, फिर 0 लगाएंगे, 100 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा 56, फिर 4 60 और 44 हो जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा? लगभग 8 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.0
0.17, तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड का मोल प्रभाज कितना हो गया? 0.017 लगभग। तो ये था इस पर मोल प्रभाज पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न। अब इसको आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद विलयनों के कुछ अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे परासरण दाब है, क्वथनांक में उन्नयन है, हिमांक में अवनयन है। तो इसके बारे में विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इन सभी के बारे में अध्ययन करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेंगे, जिसमें नंबर 1 है अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है? अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं? तो जानिए अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं। वे झिल्लियाँ जो अपने में से विलायक के अणुओं को पार होने देती हैं, विलेय के अणुओं को पार होने नहीं देती, ऐसी झिल्लियाँ क्या कहलाती हैं? अर्धपारगम झिल्लियाँ कहलाती हैं। तो अर्धपारगम यदि झिल्ली है तो अर्धपारगम झिल्ली में से केवल विलायक के अणु क्या होंगे? पास हो जाएंगे, आर पार हो जाएंगे, लेकिन विलेय के अणु आर पार नहीं होते हैं। ऐसी झिल्लियाँ क्या कहलाती हैं? अर्धपारगम झिल्लियाँ कहलाती हैं। जैसे बकरे का मूत्राशय है, कोसा झिल्ली है, अंडे की झिल्ली है। इसके अतिरिक्त किशमिश है, अंगूर है, फलों के ऊपरी आवरण भी अर्धपारगम झिल्ली की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से अर्धपारगम झिल्ली नहीं होते हैं और ये झिल्लियाँ कमज़ोर भी होती हैं। ये प्राकृतिक नेचुरल झिल्लियाँ हैं। लेकिन कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम फास्फेट है, Ca3O4 PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट, और कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2 FeCN6 कॉपर फेरोसाइनाइड अर्धपारगम झिल्ली होते हैं कुछ रासायनिक पदार्थ में। जैसे क्या है? कैल्शियम फास्फेट है, कॉपर फेरोसाइनाइड है। ये अर्धपारगम झिल्लियों की तरह व्यवहार करते हैं। इनमें कॉपर फेरोसाइनाइड सबसे अच्छी अर्धपारगम झिल्ली होती है। इसकी सबसे अच्छी अर्धपारगम झिल्ली किसकी होती है? कॉपर फेरोसाइनाइड की। तो ये था अर्धपारगम झिल्लियाँ क्या हैं। अब इसके बाद अर्धपारगम झिल्लियों के बाद जानेंगे क्या होता है परासरण। परासरण ऑस्मोसिस, परासरण किसे कहते हैं? इसलिए परासरण को जानने से पहले अर्धपारगम झिल्ली का जानना आपको ज़रूरी था। तो इसके बाद अगला टॉपिक है परासरण, ऑस्मोसिस। परासरण किसे कहते हैं? देखिए, यदि मान लीजिए एक पात्र ले लीजिए, और बीच में क्या करिए? अर्धपारगम झिल्ली लगा दीजिए, SPM, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
बीच में क्या लगा दिया गया है? अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया गया है। तो इस अर्धपारगम झिल्ली में यदि दोनों तरफ असमान सांद्रता के क्या कर दिए जाए? विलयन भर दिए जाए। इधर मान लीजिए कोई विलयन ए है, इधर क्या है? विलयन बी है। इसकी सांद्रता क्या है? कम है, अर्थात यह मान लीजिए तन विलयन है। कैसा विलयन है? तन विलयन। और इधर क्या है? सांद्र विलयन है। इधर क्या है? सांद्र विलयन है। तो जब इन दोनों विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा क्या किया गया है? पृथक किया गया है। तो यहाँ पर होगा क्या? कम सांद्रता वाले विलयन से, इधर से विलायक के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ क्या करेंगे? गति करेंगे, या अर्धपारगम झिल्ली को पार करके किधर चले जाएंगे? अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ। और यह क्रिया तब तक होगी जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रताएं एक समान न हो जाएं। तो इस प्रकार परासरण कहेंगे किसे? कि विलायक का कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की तरफ अर्धपारगम झिल्ली में से स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो सबसे मेन चीज परासरण की क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है। तो अर्धपारगम झिल्ली में यदि दो असमान सांद्रता के विलयन हैं, इनको अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया गया हो, तो कम सांद्रता के विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली में से होकर किधर जाएंगे? अधिक सांद्रता विलयन की तरफ जाते हैं। यही क्या कहलाती है? क्रिया परासरण कहलाती है। तो इसमें विलायक के अणु क्या करते हैं? अर्धपारगम झिल्ली से पार होते हैं। और यह क्रिया किस दिशा में, किस डायरेक्शन में होगी? कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की तरफ। और यह क्रिया तब तक होगी जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रताएं बराबर न हो जाएं। तो इस प्रकार परासरण की आप परिभाषा दे सकते हैं। विलायक का कम सांद्रता या कम मोलर सांद्रता के विलयन से अधिक मोलर सांद्रता के विलयन की तरफ अर्धपारगम झिल्ली में से स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। और सबसे मेन चीज़ ध्यान रखेंगे कि परासरण की क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली का होना क्या है? आवश्यक है। अब दूसरा टॉपिक आता है विसरण क्या है? विसरण किसे कहते हैं? ये तो हो गया आपका परासरण। परासरण में विलायक के अणु गति करते हैं और अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है। विसरण किसे कहेंगे? विसरण एक पात्र ले लीजिए, इसमें दो प्रकार के विलयन मिलाइए। विलयन ए और दूसरा विलयन क्या है? बी है। और इनकी दोनों की सांद्रताएं क्या है? असमान हैं। तो जब दो असमान सांद्रता के विलयनों को सीधे संपर्क में लाया जाए, इसमें अर्धपारगम झिल्ली नहीं है, आप क्या करिए? सीधे या ऐसे समझ लीजिए, साधारण सा उदाहरण लेकर, जैसे एक गिलास में आपने चीनी का घोल लिया है और दूसरे गिलास में दूसरा चीनी का घोल लिया है, तो दोनों की सांद्रताएं क्या हैं? भिन्न है। एक में 100 ग्राम चीनी है, एक में मान लीजिए 200 ग्राम चीनी घुला है। एक ही गिलास, दोनों का आयतन क्या है? बराबर है। तो दोनों की सांद्रताएं क्या होंगी? भिन्न होंगी। जिसमें 100 ग्राम चीनी है उसकी सांद्रता कम होगी, जिसमें 200 ग्राम चीनी है उसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी।
अब दोनों सांद्रता के जो विलयन हैं इनको सीधे इसमें क्या कर दिया जाए, डाल दिया जाए। तो जब सीधे संपर्क में आप लाएंगे दोनों असमान सांद्रता के विलयनों को, तो होगा क्या, कम सांद्रता के जो विलयन से विलायक के अणु अधिक सांद्रता के विलयन की तरफ और अधिक सांद्रता के विलयन से विलेय के अणु कम सांद्रता के विलयन की तरफ क्या करेंगे, गति करेंगे। यही क्रिया क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। परिभाषा क्या लिखेंगे, जब दो असमान सांद्रता के विलयनों को सीधे संपर्क में लाया जाए, इसमें अर्धपारगम झिल्ली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको डिवाइड किया जा रहा है, दोनों असमान सांद्रता के विलयनों को सीधे संपर्क में लाया जाए तो कम सांद्रता, यानी ए की सांद्रता कम है, बी की सांद्रता अधिक है, कम सांद्रता के विलयन से विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ और अधिक सांद्रता वाले विलयन से विलेय के अणु कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ गति करते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। अर्थात विसरण की क्रिया में विलेय और विलायक दोनों के अणु विपरीत दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। दोनों के अणु क्या करते हैं, विपरीत दिशा में। इनकी दिशा क्या होगी, विलेय और विलायक के अणुओं की गति की दिशा क्या होगी। जैसे अभी उदाहरण में आपने देखा कि ए क्या है, कम सांद्रता का विलयन है और बी क्या है, अधिक सांद्रता का विलयन है। इसकी सांद्रता अधिक है, इसकी सांद्रता क्या है, कम है। तो कम सांद्रता से विलायक के अणु किधर गति करेंगे, अधिक सांद्रता की तरफ, और अधिक सांद्रता से विलेय के अणु किधर गति करेंगे, कम सांद्रता के विलयन की तरफ गति करेंगे। और यह क्रिया तब तक होगी जब तक कि पूरे विलयन की सांद्रता क्या हो जाए, एक समान न हो जाए। यही क्रिया क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। तो विसरण की क्रिया में क्या हुआ, विलेय और विलायक के अणु दोनों विपरीत दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। और दूसरी सबसे मेन चीज़ जानेंगे कि परासरण और विसरण में अंतर क्या है। अब अंतर क्या हुआ परासरण और विसरण में, परासरण में सबसे पहला काम अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है, जबकि विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं है या अर्धपारगम झिल्ली का होना उपस्थित नहीं है। नंबर 2, दूसरा अंतर क्या होगा परासरण और विसरण में। परासरण में केवल विलायक के अणु क्या करते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं और वह अर्धपारगम झिल्ली से पार हो जाते हैं। लेकिन विसरण में क्या है, विसरण में विलेय और विलायक दोनों के अणु एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। तो ये था आपका परासरण और विसरण। परासरण और विसरण में क्या अंतर है।